Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to learn about how to analyze the company's results of non-finance companies. इस वीडियो में हम जानेंगे कि non-finance companies होती क्या है with certain examples. इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम certain ratios को monitor करते हैं, certain ratios के analysis करते हैं while analyzing the non-finance companies. And at the end of it, with a real life example, we'll understand how do we actually go through the financial statements of a non-finance company. तो नॉन फाइनेंस कंपनी जैसा कि इसके नाम में है, एक्चुअली नॉन फाइनेंस कंपनीज आर दोज कंपनीज व्हिच डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ देयर कोर बिजनेस. मान लीजिए एक कंपनी है, वो जो कंपनी है उसका जो कोर बिजनेस है that does not relate to any kind of financial services, then this kind of companies are called नॉन फाइनेंस कंपनीज. यहाँ पे सर्टेन एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए एक कंपनी है जिसका कि कोर बिजनेस है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना. ऐसे में एज अ पार्ट ऑफ देयर कोर बिजनेस व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे गैदर सम रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स. They actually work on their requirements and their end product is nothing but a kind of IT based service. यहाँ पे किसी तरह के फाइनेंशियल सर्विस वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को. सो बी इट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और IT कंपनीज और FMCG कंपनीज, moreover those companies which are not related to any kind of financial activities fall under non-finance companies. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि IT कंपनीज के अंडर इन्फोसिस हो गई या विप्रो हो गई या बिरला सॉफ्ट हो गई, FMCG के अंडर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गई या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई. वैसे ही सिमिलरली फार्मा के अंडर सन फार्मा या सिप्ला या लुपिन कंपनी हो गई, एंड ऑटो के अंडर में टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दीज काइंड ऑफ कंपनीज which are actually focusing on the non-financial services as a part of their product offering or service offering to their customers, these companies are non-finance companies. अब यहाँ पे बात आती है कि why do we analyze the non-finance companies? See, basically, be it non-finance company or any other sector company, we do analyze companies so that we can gain insights about the company financials and their fundamentals and make a wise decision whether we need to invest in that company for long term or not. Basically, non-finance company को जब हम analyze करते हैं तो हमें उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है, हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में पता चलता है, एंड वी कैन ऑल्सो इवेल्युएट देयर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स इन द लॉन्ग टर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट रेशियोज व्हेन वी आर एनालाइजिंग नॉन फाइनेंस कंपनीज. तो जब भी हम नॉन फाइनेंस कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं तो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं जिनकी की इंपॉर्टेंट रेशियोज पे हमें ध्यान देना होता है. यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज एंड लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियोज. इन तीनों कैटेगरीज के जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना होता है जब भी हम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज कर रहे होते हैं. सो बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो कंपनी है वो अपने कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है बिफोर पेइंग सर्टेन इंटरेस्ट. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहलाता है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेंस्ट रेवेन्यू. सो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू एंड मल्टीप्लाइंग दैट बाय 100. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है. जो हमारा रेवेन्यू है 100 करोड़ का है फॉर सर्टेन कंपनी कॉल ABC. यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि एडमिन सेलिंग वगैरह से आती है, यहाँ पे देखें तो 20 करोड़ के आसपास है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली यहाँ पे 40 करोड़ है. सो नाउ माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकम्स 40 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 20 करोड़. Operating margin is calculated now as 20 divided by 100 into 100 which is 20%. So the company actually here is earning 20 rupees operating profit on every 100 rupees of sales. ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम इंटरेस्ट को भी कंसीडर कर लें so we can calculate net profit margin. So net profit margin is also another important ratio when we are doing the non-financial companies analysis. तो net profit margin basically is nothing but net profit divided by revenue, and when we multiply by 100 we basically get a
परसेंटेज। यहाँ पे मान लीजिए नेट प्रॉफिट कंपनी का 12 करोड़ है, रेवेन्यू 100 करोड़ सेम कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकल के आता है 12%. So basically every 12 rupees out of the 100 rupees revenue which company is generating is actual profit, net profit. जब हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से नेट इनकम में नेट प्रॉफिट कहां पे दिखता है। ठीक, इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली मेजर्स हाउ वेल द कंपनी इज जनरेटिंग रिटर्न्स फॉर इट्स शेयर होल्डर। तो बेसिकली यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट मान लीजिए कंपनी का 10 करोड़ है, शेयर होल्डर्स इक्विटी इज 50 करोड़, so we divide that 10 crore by 50, multiply that by 100, so we get 20%, which is return on equity. So this basically means for every 100 rupees that I am investing in this particular company, I am earning 20 rupees out of it. ठीक है, इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, वी विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली इज कैलकुलेटेड एज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे EBIT देखिए 20 करोड़ का इस एग्जांपल में, टोटल एसेट्स इज 200 करोड़, current liabilities is 50 crore. So capital employed here turns out to be 200 minus 50 crore, which is 150 crore. So capital employed यहाँ पे क्या है? Total assets minus current liabilities. करंट लाइबिलिटीज हमने पिछली वीडियोज में पढ़ रखा है कि क्या होता है। सो इन जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया। सो ROCE turns out to be 20 divided by 150 into 100, which is 13.33%. So return on capital employed basically calculates how efficiently company is generating profit through its capital employed. Now let's talk about efficiency ratios. So efficiency ratios basically is a measurable of how efficiently a company uses its assets to generate revenues. यहाँ पे जो भी efficiency ratios आती है वो बेसिकली revenues के अराउंड होती है। So asset turnover ratio एक एफिशिएंसी रेशियो है। बेसिकली एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो अगेंस्ट एसेट्स यहाँ पे रेवेन्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेट सेल्स इज 150 करोड़, टोटल एसेट्स इज 100 करोड़, सो 150 डिवाइडेड बाय 100 टर्न्स आउट टू बी 1.5 टाइम्स। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने 1 रुपए के एसेट्स पे इट हैज बीन एबल टू जनरेट 1.5 रुपीज ऑफ रेवेन्यूज। ठीक, इसके साथ ही साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज शोज हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी इज एबल टू सेल आउट देयर इन्वेंट्रीज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यहाँ पे आप देखिए तो इन्वेंट्री टर्नओवर COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दिस एग्जांपल इज 60 करोड़, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे जो है वो 15 करोड़ का है। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 टाइम्स है। दिस मीन्स द कंपनी टर्न्स ओवर इन्वेंट्री 4 टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि 1 साल में ये कंपनी अपने पूरे इन्वेंट्री को 4 बार खाली करती है। सो दिस मीन्स दैट द कंपनी इज एबल टू सेल इट्स इन्वेंट्रीज एफिशिएंटली। ठीक, इसके साथ ही साथ डेटर डेज इज एन इम्पॉर्टेंट एफिशिएंसी रेशियो। यहाँ पे डेटर डेज आप देखिए तो बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स इज नथिंग बट द डेटर डेज। यहाँ पे डेटर डेज का सिंपल सा एग्जांपल है, रिसीवेबल्स जो भी होते हैं उनको हम रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं एंड वी बेसिकली मल्टीप्लाई दैट बाय 365। सो 365 इज जस्ट नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। रिसीवेबल्स यहाँ पे एग्जांपल में 10 करोड़ है, रेवेन्यू हमारा 80 करोड़ का है। यहाँ पे डेटर डेज देखें तो 45.6 डेज निकल के आता है। दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज दिस कंपनी कलेक्ट्स पेमेंट्स इन 46 days. Now let's talk about the liquidity and leverage ratio. So basically liquidity and leverage ratio are the ones which help us figure out whether the company can address its short term liabilities by using its assets or not. तो यहाँ पे current ratio एक important liquidity ratio है जो कि सिंपली करंट एसेट्स को हम करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इन दिस एग्जांपल यू कैन सी 40 करोड़ इज द करंट एसेट्स, 20 करोड़ इज द करंट लाइबिलिटीज। सो करंट रेशियो टर्न्स आउट टू बी
2.0. This means that the current ratio is greater than 1. So current ratio greater than 1 means your assets obviously exceeds the liabilities. Now let's talk about debt to equity ratio. Debt to equity ratio is nothing but total debt of the company divided by equity. Basically it shows the proportion of debt and equity used to finance the assets. यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल, टोटल डेट कंपनी का 60 करोड़ का है, इक्विटी यहाँ पे कंपनी की 40 करोड़ है. सो डेट टू इक्विटी टर्न्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाय 40 विच इज 1.5. यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन वी आर एनालाइजिंग डेट टू इक्विटी रेशियो. Debt to equity ratio of non-finance companies mostly if higher than 1 may imply higher risk. बट ये भी ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे सर्टेन इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके साथ डेट एसोसिएटेड रहता ही रहता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट ऑल्सो. Now let's take a real life example of certain company and see what are the key financial statements while analyzing a non-finance company. Basically जब भी हम किसी भी कंपनी को, चाहे वो नॉन फाइनेंस हो या फाइनेंस कंपनी हो, एनालाइज करते हैं तो बेसिक जो हमारे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं उनको तो देखते ही देखते हैं. But when it comes to the banking sector या financing sector, there are certain other parameters which we have already discussed and will also be discussing in the future videos. वो भी देखते हैं. यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जनरली हम रेवेन्यूज, जो भी एक्सपेंसेस या ग्रोथ मार्जिन वगैरह होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं. साथ ही साथ बैलेंस शीट में वी सी द एसेट्स इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स. ऑल्सो वी सी द लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंफॉर्मेशन. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं द ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच शोज वेदर द बिजनेस इज जनरेटिंग कैश और नॉट. इन्वेस्टिंग रिलेटेड कैश फ्लो which shows basically the capex, capital expenditures or the investments, and cash flow from the financing activities which basically talks about debt, dividends and equity changes. So यहाँ पे एक example है, real life example है. This company is Varun Beverages Limited. ये एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से कंपनी बिलोंग करती है एंड दिस वरुण बेवरेजेस लिमिटेड which is from a beverages industry. So this is a non-finance company. Now here we go to the financial statements. Basically this particular annual report is of 461 pages. बहुत ही बड़ी annual report है. But from this annual reports what we have done is we have fetched out the financial statements. So financial statements के 3 important parts होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी सीख रखा है, राइट. यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट हमें दिख रहा है 256 पेज नंबर पे एज ऑन 31 दिसंबर 2024. सो तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जब हमने सीखा था कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं या बैलेंस शीट कैसे देखते हैं या कैश फ्लो कैसे देखते हैं. एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में हमें एक सर्टेन डेट दिखाई देती है, तो यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2024 हमारे पास एसेट्स की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑन current assets and non-current assets. We have the information on equity and liabilities, wherein in liabilities we have the information on current liabilities and non-current liabilities. So balance sheet में क्या होता है, balance sheet में at any given point of time जो हमारे total assets होते हैं, right, as per formula जो हमारे total assets होते हैं, that assets has to be इक्विवेलेंट टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेक्शन में आप देख रहे हैं इक्विटी का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिला. सो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आप देखिए 6,763 मिलियन रुपीज में है. ये बेसिकली जो भी डाटा है आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इट इज इन मिलियंस. एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑन लायबिलिटीज. टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ पे करीब 18,798 मिलियन के आसपास है. वहीं पे करंट लायबिलिटीज यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटीज देखें तो 45,244 मिलियन के आसपास है. साथ ही साथ अगर हम करंट एसेट्स देखें यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स तो 78,639 के आसपास है. वहीं पे टोटल नॉन करंट एसेट्स 1,52,799 मिलियन रुपीस के आसपास है. सो अगर हम टोटल एसेट्स को कंपेयर करें जो कि टोटल एसेट्स यहाँ पे निकल के आ रहा है 2,31,439 मिलियन रुपीस के आसपास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साथ, तो आप देखिए ये दोनों डाटा बैलेंस में है. तो ये बैलेंस शीट बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज का बैलेंस देखने को मिलता है. तो यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 2,31,439 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, विच शोज दैट दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट इज इन बैलेंस. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पर. अगर हम ध्यान देंगे तो
there are two types of reports, two types of financial statements basically, which are presented in any annual reports, consolidated and standalone. अगर मान लीजिए कंपनी एक ही बिजनेस करती है तो वहां पे मोस्टली स्टैंड अलोन ही कंसोलिडेटेड रहेगा, बट इन केस द कंपनी हैज डिफरेंट होल्डिंग्स और सब्सिडरीज, वी नीड टू लुक एट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पे इसलिए हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देख रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉर द ईयर विच इज एंडिंग 31st December 2024, यहाँ पे अगेन ऑल द वैल्यूज आर इन मिलियंस. सो इनकम रिलेटेड यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है, दैट इज अंडर इनकम यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम. You have data on expenses. So basically since this is a non-finance company, यहाँ पे आपको किसी भी तरह के finance related terms नहीं दिखेंगे. यहाँ पे cost of materials consumed है, employee benefits expenses है, finance costs है, depreciation and amortization expenses है, other expenses है. So basically these are the generic expenses and costs that a non-finance background companies bear and show it in their expenses column in the income statement. ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस जो है कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,71,680 मिलियंस के आसपास है. नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स टर्न्स आउट टू बी 34,330 and after reducing the total tax expenses, the net profit for the year is 26,342 million rupees. ठीक, so our aim is to derive at net profit using the profit loss statement which we have derived at. Apart from this we also get an information on the earning per share also. यहाँ पे basic earning per share is around 7.95 per share and diluted earning per share is 7.94 rupees per share. ठीक, इसके साथ ही साथ we come down to the consolidated statement of cash flow. हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लिया, हमने बैलेंस शीट देख लिया. नाउ इज द टाइम टू सी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. सो बेसिकली इन कैश फ्लो statement what do we see? We see three important columns which is cash flow from investing activities, cash flow from operating activities and cash flow from financing activities. So यहाँ पे आप देखिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल जो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 41,086 मिलियन के आसपास आप देख सकते हैं, which is for the year ended 31st December 2024. यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे अगर हम ध्यान दें तो वो क्या कर रहे हैं, कौन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उनके, ये डिटेल में आप देख सकते हैं. सो वेदर दे आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, इट ऑल कम्स अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी and also the interest received here comes under the investing activities. So net cash which is used in the investing activities you can see it is in minus. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हमें कोई चीज ब्रैकेट में दिखाई देती है तो वो एक नेगेटिव नंबर होता है. तो यहाँ पर जो 43,167 मिलियन रुपीज है ये बेसिकली माइनस में है विच कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है या लीज लाइबिलिटीज होती है उनकी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. सो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट कैश जो जनरेट करना है ये 29,535 मिलियन रुपीस के आसपास जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि यू हैव बेसिकली टू ऑप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023 एंड द ईयर एंडेड 31st December 2024. तो चाहे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट स्टेटमेंट हो, वी हैव टू डाटा which we can actually compare. So यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इनके एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स 2024 में 2,31,439 के आसपास हैं इन मिलियन रुपीस. वहीं पे पिछले साल ये 1,51,871 मिलियन रुपीस के आसपास थे. सो बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स वी कैन ऑल्सो कंपेयर कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनफैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियोज हैं उनमें क्या हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है या नहीं. सो ऑल इन ऑल दीज काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हेल्प अस एनालाइज की रेशियोज एंड अंडरस्टैंड द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ध्यान रखिए, ऑलवेज यूज क्वालिटेटिव इनसाइट्स एज वेल अलॉन्ग विद द नंबर्स when you are analyzing a company, be it a finance company or a non-finance company. And also don't forget to compare the year-on-year trends and
peers of the certain industry जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। See you in the next video. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.